हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्यों कहा जाता है कि अगर आपको प्लेन और ट्रेन को चलाना है तो उसके लिए आपके सीने में जिगर होना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ 100 से ज़्यादा लोगों की जान अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंटनी नाम का एक एक्सपीरियंस पायलट अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक को पार करता है, फिर जाकर अपने कुछ पेपर वर्क को पूरा करता है और आज उसे ट्रेल ब्लेजर नाम की एयरलाइन को सिंगापुर से टोक्यो लेकर जाना है। अब कॉकपिट में जाने पर उसे अपने को पायलट डेले से मुलाकात होती है, जो अभी काफ़ी यंग था और कम एक्सपीरियंस भी था, लेकिन वो एंटनी को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने उसके बारे में काफ़ी चर्चे सुने हैं। अब उन्हें एटीसी की तरफ से रिपोर्ट मिलती है कि आप जिस रूट से जा रहे हैं उसके पास थोड़े मोड़े खराब मौसम की संभावना है, तो कृपया करके अपनी आंखें खुली और अपने दिमाग को ठंडा रखें। सब कुछ ठीक करने के बाद वो लोग फ्लाई करने ही वाले होते हैं कि इतने में एयर होस्टेस आकर एंटनी को बाहर आने को कहती है। बाहर जाने पर उसे एक ऑफिसर मिलता है जो उसे बताता है कि जो आप मेरे पीछे आदमी देख रहे हैं वो एक हिस्ट्री किलर है। इसको हम जापान शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज ये आपकी फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाला है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कोई पीछे वाली सीट ही अलॉट करें। एंटनी मान जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि फ़्लाइट में काफ़ी कम पैसेंजर बैठे हैं, जिसके पीछे की वजह है न्यू ईयर, और जिनको जहां जाना था कहीं पर वो जा चुके हैं। खैर, अब ये टेक ऑफ करते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथली हो जाता है। इसके बाद एंटनी अपने स्टाफ को भी उस आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये कहकर वो कॉकपिट में आ जाता है, जहां पर डेले उसे अपने छोटे से परिवार से रूबरू कराता है। वहीं कैप्टन उसको अपनी एक लौती बेटी सानिया के बारे में बताता है, जिनसे वो काफ़ी प्यार करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि इतने में उन्हें कुछ दिक्कत महसूस होती है। जब वो मैप पर देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मौसम की बिगड़ने की संभावना थी। लेकिन ये क्या, ऐसा तो उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया था। यहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं, जिसके कारण उनका कनेक्शन भी एटीसी से टूट जाता है। ऊपर से झटकों के कारण जो प्लेन की पावर कट हो जाती है। अब ये लोग करें तो करें क्या। कैप्टन पीछे देखने जाता है, कहीं उसके पैसेंजर को कोई दिक्कत तो नहीं है, पर वहाँ सभी लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रहे थे। पर इतने में एक तेज झटका आता है, जिसके कारण कैप्टन का सर ऊपर टकराता है, जिससे उनके सर पर एक जोरदार चोट लगती है। पर वो भागते हुए कॉकपिट पर आते हैं और ऑर्डर देते हैं कि अब हमें कहीं पर क्रैश लैंडिंग करनी होगी, क्योंकि ऐसे ज़्यादा देर ट्रैवल सही नहीं है। प्लेन के इंजन भी बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि ये लोग मैन्युअली प्लेन को फ्लाई कर रहे थे, मतलब कि ये अब अपने रूट से खिसक चुके हैं और इन्हें नहीं पता कि अब ये कहाँ पर जा रहे हैं। अगर गलती से सामने से कोई प्लेन आ गया तो इनका पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है। इसी बीच पीछे हम देखते हैं जो किलर था उसका फ़ोन गिर जाता है, तो उसके साइड में बैठा हुआ ऑफिसर उसको उठाने के लिए जाता है और उसको देखकर एयर होस्टेस उसे सीट पर बैठने को कहती। लेकिन इतने में इतनी जोर का झटका लगता है कि वो दोनों ही ऊपर वाले एरिया से टकराते हैं और ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। तब डेले बताता है कि अभी हम इंडोनेशिया के ऊपर हैं और यहाँ पर दूर दूर तक बस हरियाली है और कुछ आइलैंड है। तो एंटनी कहता है कि ठीक है। वो प्लेन को नीचे लेकर आता है, जहाँ उसे एक सीधा रास्ता दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो पूरी सेफ्टी के साथ प्लेन को लैंड करवाता है। हालांकि इसमें किसी को कुछ नुकसान तो नहीं आता, क्योंकि उसे ऐसे ही हालातों में लैंडिंग के लिए ट्रेन किया गया है। और यही एक एक्सपीरियंस पायलट की निशानी है, वो अपने फैसले कितने सही और कितनी जल्दी लेता है। खैर, अब जितने भी पैसेंजर थे उन्हें बाहर निकाला जाता है और तब कैप्टन को एयर होस्टेस बताती है कि हमारा एक स्टाफ, एक ऑफिसर की मौत हो चुकी है। टर्बुलेंस की वजह से अमेरिका में मौजूद ट्रेल ब्लेजर के ऑफिस में सीईओ को पता लगता है कि उनका एक प्लेन गायब है और ऐसा हुआ काफ़ी टाइम हो गया है। इसीलिए वो फौरन एक बंदे को बुलाते हैं जो उनकी लोकेशन बताने में मदद करेगा। फिर एक रेस्क्यू टीम को भी अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें कुछ प्रोफेशनल आर्मी सोल्जर हैं जो अपने साथ कुछ हथियार और ढेर सारा पैसा ले जाते हैं। वहाँ आइलैंड पर एंटनी सभी पैसेंजर को यहाँ लैंड करने की वजह बताता है, लेकिन अभी वो सेफ है, पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा, इसीलिए सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस बीच एंटनी और डेले दोनों ही प्लेन को बारीकी से चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिजली गिरने के कारण प्लेन के नेटवर्क और पावर दोनों ही जा चुके हैं, जिन्हें अब यहाँ पर ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उन्हें यहाँ से जंगल से होते हुए थोड़े और अंदर जाना होगा, शायद वहाँ उन्हें नेटवर्क मिल सके तब वो किसी से कनेक्ट कर पाए। इसीलिए एंटनी खुद जाता है और साथ मैक्स को भी ले जाता है, जो कि वही क्रिमिनल था। अब मैक्स उसे थोड़ी देर बाद शुक्रिया कहता है और उस पर भरोसा करने के लिए।
लेकिन एंटनी तो उसके मुंह पर कह देता है कि मैं तुम पर अभी भी भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा काम अपने पैसेंजर की रक्षा करना है, इसीलिए मैं उन्हें तुमसे दूर रखना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर मैक्स बताता है कि वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड से है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। अब वो पूरे रास्ते भर उससे बातें ही करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि एंटनी को महसूस होता है कि जैसे वो अकेले ही चल रहा है इतनी देर से, इसीलिए वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स तो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं चला गया। उसने मौके का फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। वहीं एक और सानिया और उसकी माँ को पता लग जाता है कि जिस प्लेन को एंटनी उड़ा रहा है वो असल में कहीं खो गया है, और ये बात उन्हें न्यूज़ से पता लगती है, जिससे उन्हें बहुत फिक्र होने लगती है। एंटनी वो उसे कई बार कॉल करती हैं पर कोई नेटवर्क यहाँ मौजूद ही नहीं है, इसीलिए अब इंतज़ार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है उनके पास। अब यहाँ हम कुछ और लोगों को देखते हैं उस आइलैंड पर जिन्हें रेबल्स कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो सरकार की नहीं सुनते और खुद की ही सरकार चलाते हैं, जिसका लीडर जुर्मान है। उसकी खुद की आर्मी है यहाँ इस आइलैंड पर, और हर गलत काम जिसकी इजाज़त सरकार नहीं देती वो उसे करता है। इस बीच डेली को पता लगता है कि अभी वो लोग फिलीपींस के एक आइलैंड पर है। वो गलत थे कि उन्होंने इंडोनेशिया पर लैंड किया है। इतने में जुर्मान के पास एक फार्मर आकर बताता है कि कल रात में मैंने एक आवाज़ सुनी। जब आज सुबह मैं वहाँ गया तो देखा कि हमारे खेत से कुछ दूरी पर एक प्लेन लैंड हुआ है। अब जुर्मान को ये सुनकर लगता है कि शायद आर्मी वाले आ गए, इसीलिए वो अपने भाई को भेजता है इस बात को पक्का करने के लिए। उधर जंगल में एंटनी को बहुत ढूंढने के बाद भी मैक्स कहीं नहीं मिलता। आखिर वो कहाँ चला गया? अचानक से बिना कुछ आवाज़ किए तभी उसे दूर एक कुछ दिखाई देता। शायद ये कोई बंद पड़ी फैक्ट्री है या घर जैसा कुछ होगा, तो उसके करीब जाने की वो कोशिश करता है। इधर इस ओर जुर्मान का भाई वो न्यूज़ कंफर्म मिलती है तो आकर अपने भाई को बताता है, जो सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। जितने भी उसके लोग उसके पास थे वो उन्हें तैयार होने को कहता है। इधर ट्रेल ब्लेजर के सीईओ एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को कॉल करता है, जिनके पास कुछ ट्रेन सोल्जर होते हैं, और वो उसे हर समय रेडी रहने को कहता है क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। यहाँ एंटनी उस अबैंडन्ड फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहां पर उसे एक रेडियो मिलता है, जिसको हल्का फुल्का ठीक करने पर वो वहीं से अपनी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करता है। लेकिन वो लेडी उसे हिंदी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2 दबाने को कहती है। ये सुनकर एंटनी का माथा गर्म हो जाता और वो उन लोगों को भर भर के गालियां देता है, पर उसे कहीं तो कॉल लगाना ही था, इसीलिए वो सीधा अपनी बेटी के पास कॉल करता है। उसे सीधा पॉइंट पर आने को कहता है और उसको एक पेपर पर उसकी लोकेशन लिखने के लिए बोलता है कि अभी वो लोग एक फिलीपींस के आइलैंड पर हैं जहाँ पर नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास खाना और पानी भी नहीं है, इसीलिए आगे वो कुछ कह पाता कि इतनी देर में कोई इंसान पीछे से आकर उस पर वार करता है। उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है। एंटनी भी उसका जमकर सामना करता है और फिर एक सही टेक्निक से उसका गले को मोड़कर उसे वहीं मार देता है। लेकिन शायद अभी कुछ और भी लोग हैं जिनकी आवाज़ें उसे आ रही है। वो वहीं छुप जाता है। वो असल में मैक्स था, जो उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है जो कि शायद किसी ग्रुप का हिस्सा है। उन्हीं में से 2 लोगों को मारकर मैंने ये हथियार उनसे छीना है। तुम भी एक ले लो, फौरन यहाँ से निकलो क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। अब दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पर बीच सीढ़ियों पर उन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं और दीवारों पर खून के धब्बे। उन्हें समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या हुआ है। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर कैमरे को चेक करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। दरअसल जुर्मान के लोग फॉरेन सिटीजन को बंदी बनाते हैं पहले, और फिर उनकी वीडियोस को बनाकर सिटी में भेजते हैं ताकि उनके बदले वो फिरौती मांग सके। जिन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता उन्हें वो बुरी तरह से मार देते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हें अमेरिकन लोग चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देते हैं। ये सब देखकर और जानकर एंटनी को अपने लोगों की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसे इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि अब तक उन लोगों को पता चल चुका होगा कि उन्होंने यहाँ पर लैंड किया। वो फौरन वहाँ के लिए निकल जहाँ पर पैसेंजर बैठे थे, किसी इंतज़ार में कि कोई उनकी मदद करेगा। इतने में कुछ कार्स उनके पास आती है। उन्हें लगता है कि वो आर्मी की होगी, पर असल में उसमें जुर्मान और उसके लोग जो बाहर बंदूक की नोक पर उन सभी को बंदी बना लेते हैं और फिर एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर की लिस्ट मांगते हैं, जिसपे कैप्टन और मैक्स गायब थे। तो डेली बताता है कि कैप्टन मदद के लिए गए हैं, पर एंटनी तो वहां पहुंच गया। वो वहीं दूर से बैठा ये सब देख रहा होता है। वो बार बार वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसको रोकता है और समझाता है कि ऐसा करके वो खुद की जान की दावत दे रहा है। उन्हें जरा आंख उठाकर देखो, वो पूरी आर्मी है, हमें दिमाग से काम लेना होगा।
इतने में एक लेडी वहां से भागना शुरू करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो जुर्मान का भाई हलील उसको वहीं शूट कर देता है और अपनी बीवी की ऐसी मौत को देखकर उसका हस्बैंड बार बार खुद को छोड़ने को कहता है। जब वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो जुर्मान को बहुत गालियां देता है, जिससे वो गुस्से में आकर सभी के सामने उसका गला ही धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर एंटनी फिर से खड़े होकर वहां जाने की जिद करता है, लेकिन एक बार फिर मैक्स उसे पकड़ लेता है। अब जुर्मान सभी को बस में बैठने को कहता है और फिर कुछ लोगों को पैसेंजर का सभी सामान लूटने को भी। उनके जाने के बाद एंटनी और मैक्स बाहर आते हैं और जो बंदे सामानों को लूट रहे थे उसमें से एक को वहीं मार देते हैं। फिर दूसरे से पूछते हैं कि उन पैसेंजर को कहाँ ले गए, तो उन्हें लोकेशन वो बता देता है जो कि एक गांव का था। अब उस बंदे की खातिरदारी तो मैक्स करता है और यहाँ कैप्टन प्लेन के अंदर आता है। उसे पता चलता है कि पावर आ गई है क्योंकि जाने से पहले डेले ने उसे ठीक कर दिया, जिसकी मदद से वो एटीसी को सिग्नल भेजता है। हालांकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो नहीं था, लेकिन काम चलाने लायक था, पर अभी भी उन लोगों को सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है। तभी सानिया ट्रायल ब्लेजर के ऑफिस पहुंच जाती है और उन्हें एंटनी की बताई हुई लोकेशन देती है, जिसको वो देखकर फाइनली सैटेलाइट की मदद से पता लगा लेते हैं कि असल में वो लोग जोजो आइलैंड पर है, जो कि फिलीपींस में है। पर वहाँ की आर्मी से बात करने के बावजूद वो वहाँ जाने से इनकार करती है क्योंकि इसमें उनके पहले बहुत सारे लोग मारे गए। इसीलिए अब सीईओ फाइनली उस प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को कॉल लगाता है, टाइम आ गया है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। वहाँ कॉकपिट में एंटनी अपनी यूनिफॉर्म में लिख देता है कि वो लोग किस लोकेशन पर जा रहे हैं, जिस लोकेशन पर जा रहे हैं, क्योंकि उसे अपने लोग की जान जो बचानी है, वरना वो सभी उसे मार देंगे। इसके बाद वो दोनों उस गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि हलील उन लोगों से ज़बरदस्ती डरा धमका कर वीडियो शूट करवा रहा है ताकि वो लोग डरें और फिर उनकी कंट्रीज उन्हें पैसे दे। इधर वो टीम प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर वहां उन्हें खाली प्लेन के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो ऑफिस से कांटेक्ट करके बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन तभी मैनेजर की नज़र एंटनी की ड्रेस पर पड़ती है जिस पर लोकेशन लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर वो फौरन उसे निकल जाता है। और फिर इन लोगों से पहले ही वो दोनों वहां पहुंच चुके थे और बड़ी ही चालाकी से वहां पर तैनात कुछ लोगों को मारना भी शुरू करते हैं, जिसमें एंटनी का साथ मैक्स भरपूर देता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी स्किल बर्बाद नहीं जाती, भले आप एक किलर ही क्यों ना हो। वो धीरे धीरे करके कदम को बढ़ाया जा रहा था, फिर कुछ ही देर में उस कमरे तक भी पहुंच जाता है जहां जुर्मान के लोगों ने उन सारे पैसेंजर को बंदी बनाया था। पर उसकी चाबी एक दूसरे हथियार बंद के पास थी, तो मैक्स बिना गोली चलाए उसको एक हथौड़े से मार देता और फिर कैप्टन अंदर जाकर उन सभी से कहता है कि आप लोग जाकर उसी बस में बैठ जाओ जिसमें यहाँ पर आए थे। लेकिन तब मैक्स एंटनी से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिस पर अभी काफी लोग हथियार लिए खड़े हैं। अगर हम वहां पर गए तो वो सभी अपनी बंदूक की सारी गोलियां हमारे सीने में उतार देंगे, हम सभी कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे। तब कैप्टन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाकर बैठो, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। दरअसल वो खुद की जान की कुर्बानी देने को भी राजी था ताकि उसके पैसेंजर की जान बच सके। अब वो उस गेट की ओर बढ़ता है जहाँ उसको अकेला देखकर सभी उस पर किसी भूखे कुत्ते की तरह झपट पड़ते हैं। एक एक करके उसे मारना शुरू करते हैं। इतने में जुर्मान आकर उससे कहता है कि तुम्हारे लोग कब आएंगे, वो पैसे कब भेजेंगे। तो एंटनी उसे झूठ कहता है कि वो सभी के लिए पैसे भेज रहे हैं, तुम उन्हें जाने दो। लेकिन जुर्मान बिना किसी को मारे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता। वो हलील से कहता है कि इसको शूट कर दो, लेकिन तभी एंट्री होती है मैनेजर और उसकी टीम की, जो वहाँ किसी शेर की तरह आते हैं और एक एक करके लाशों का अंबार लगा देते हैं। दिन वो कैप्टन को बस में बैठने को कहते हैं और खुद भी बैठकर वहां से निकल जाते। इस दौरान मैनेजर उन्हें बताता है कि हमारी बात फिलीपींस की सरकार से हो रही है, वो अगले 24 घंटे में हमें रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन वो कहता है कि इतने में तो हम सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्मी अभी आती होगी, वो सभी लोगों को मार देगी। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, फौरन प्लेन के पास पहुंचो। उधर जब जुर्मान अपने मरे हुए भाई को देखता है तो उसका माथा किसी फ्राई पान की तरह गर्म हो जाता है। वो वहां से गुस्से में निकलता है, ये कहकर कि अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। इधर प्लेन के पास आकर कैप्टन सभी को प्लेन में बैठने को कहता है, क्योंकि अब पावर आ चुकी है। जितना भी फ्यूल इनके पास बचा है उसी में उन्हें टेक ऑफ करना होगा, इसी पास वाले रनवे पर लैंड कराना होगा, तभी हम बच पाएंगे, वरना सभी मारे जाएंगे। तब तक मैनेजर की टीम वहां पर सारे हथियारों को खोलकर सेट कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि दिवाली बनने वाली है। कुछ ही देर बाद एंटनी मैनेजर से कहता, मैंने प्लेन को टर्न करके टेक ऑफ करवाऊंगा, आप लोगों के लिए सीढ़ियां खोल दूंगा और एक एक करके ऊपर आ जाना। वो मैक्स के पास ही जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ मत आना, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अगर वो वापस गया तो वो लोग उसे फिर से जेल में डाल देंगे।
अब पायलट प्लेन को टर्न करता है। यहाँ जुर्मान और मैनेजर की टीम के बीच जमकर फायरिंग होती है और मैनेजर की टीम जो कि एक एक्सपर्ट थी इसीलिए वो सभी को मारना शुरू करते हैं, जिसमें मैक्स भी उनका भरपूर साथ देता है। लेकिन बीच में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो वो पास में रखे एक बैग को लेने जाता है, पर जब वो उसे खोलता है तो उसमें पैसे थे जो कि मैनेजर की टीम लेकर आई एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अगर वो हार गए तो पैसे देकर फ्री हो जाएंगे। मैक्स तो गोलियां ले लेता है और फिर वो मैनेजर की टीम भी अब एक एक करके ऊपर चढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें मैक्स और एक स्नाइपर भरपूर कवर दे रहे थे। और फिर कुछ ही देर बाद आखिरी में बस मैक्स ही बचता है। सब ऊपर चढ़ चुके थे पर जुर्मान तो और भी पागल हो गया। वो अपने एक साथी के साथ प्लेन के आगे जाकर बजोका लेकर खड़ा हो जाता है, पर सही मौके पर मैक्स उस बंदे को देखकर शूट कर देता है और फिर जुर्मान को प्लेन से ही उड़ा देता है। जिसके बाद वो लोग टेक ऑफ करते हैं और मैक्स पैसों से भरा बैग लेकर निकल जाता है। टेक ऑफ के बाद प्लेन सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए दोनों ही पायलट जख्मी हालत में भी पूरी जान लगा देते हैं और उसे तब तक फ्लाई करवाते हैं जब तक वो रनवे नहीं आ जाता। लेकिन वहाँ लैंड करवाना भी एक टास्क था। जो एंटनी ने अभी किया उससे बड़ी मुसीबत तो कुछ नहीं। वो बिना क्रैश के प्लेन को लैंड करवा देता है और फौरन अपने पैसेंजर से मिलने जाता है, जो उसका स्वागत तालियां बजाकर करते हैं, भले ही कुछ देर के लिए, लेकिन वो उनके लिए एक फरिश्ता था। उन सभी की जान को बचा लिया जाता है। जिसके बाद एंटनी सबसे पहले कॉल अपनी बेटी को लगाता है, जिसकी होशियारी के कारण वो आज बच सके। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।